तो हे दोस्तों, कैसे हैं एक आप लोग। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। हमारा चैनल है एसएससी माइंडसेट उसमें। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ की और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो आपके CHSL 2016 में जो एग्ज़ाम आए हैं उनसे कैसे हेल्प करेगा आने वाले CHSL में। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि जो हमारा एसएससी एग्ज़ाम्स होता है वो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होता है 60%। तो मतलब ये मान के चलिए कि 60% अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सारे कर लिए तो 60% आपके आने हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, जीएस हो चाहे कोई भी हो, उसमें 60% क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। देखिए, रिपीटेड होते हैं, ये गारंटी होती है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आने वाले एक महीने में, क्योंकि आपके पास लगभग 35 या 36 डेज हैं, तो आने वाले एक महीने मतलब 30 दिन में मैं आपको जितने भी शिफ्ट हुए हैं, टोटल 74 शिफ्ट हुई हैं। ठीक है, CHSL के एग्ज़ाम में, तो वो टोटल 74 वीडियोस में आपको पूरा देने वाला हूँ, जो आपके हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन है और वो आपको कवर करेगी। तो अगर आपने ये कर लिया तो गारंटी है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस इस पूरी वीडियोस को देखते जाइए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिल जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको देता जाऊं। ठीक है, और आने वाली हर दिन मैं आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी इसी पर बेस्ड होगी। ठीक है, 2 वीडियो डेली आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक के लिए, और आपका एग्ज़ाम क्रैक करवाएगा, एक गारंटी है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, ये किसने डिज़ाइन किया था। आपको पता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में है और बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है। वो किसने डिज़ाइन किया था। तो अगर बात करें हम डिज़ाइन की, तो ये किया था आपका फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। ओके, ये आपको याद रखना है, और ये भी एक याद रखना है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आता है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है वो, किसी भी अगर हम एस्पेक्ट में बात करें तो। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल प्राइज़ 2015 किसने जीता। अब देखिए, ये 2018 चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2017 भी पूछेगा। 17 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 2015 या फिर आपका 2016, और भी देखिए ये लोग किसने जीते हैं। क्योंकि कभी कभार आपने देखा होगा एग्जाम में पूछ लेता है कि यार 2008 का नोबेल प्राइज़ किसने जीता, 2015 का नोबेल प्राइज़ किसने जीता। ठीक है, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए, अगर हम बात करें हमारा 2017 की बात करते हैं। ठीक है, 2017 के हम बात करें कि किसने जीता। पहले हम 2015 की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम 2017 को छोड़ते हैं, 2015 में किसने जीता, तो वो थे आपका तकाकी काज़िता। ठीक है, इन्होंने जीता था, ये आपको याद रखना है कि तकाकी काज़िता ने जीता था। अब बात करते हैं हम 2017 की। ठीक है, 2017 में देखिए किन किन लोगों ने जीता था। टोटल आपके 3 लोग थे, उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ये याद रखिएगा। एक तो थे आपके किप, ठीक है, थॉर्न, ठीक है, दूसरे थे आपके रेनर वीज, और तीसरे थे आपके, मैं आपको ये हटा देता हूँ, वो थे बैरी बैरिस। कौन थे, बैरी बैरिस। ठीक है, तो इन 3 लोगों ने आपका फिजिक्स प्राइज जीता था। तो ये आपको याद रखना है, नहीं तो आप गूगल पर जाइए और 2017 के नोबेल प्राइजेस की जितनी भी लिस्ट है आप उसको देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि किडनी स्टोन्स होते हैं जो आपके, वो किस चीज़ से बने हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस की हम बात करते हैं तो पहला जो ऑप्शन है आपका, वो है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड, फिर आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट, और यह है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए, किडनी स्टोन्स आपने सुना होगा, पेट में पथरी हो जाती है। ठीक है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं, वो किस चीज़ से मिलके बनता है। ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इनमें अगर हम बात करें तो वो है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट से मिल बनता है वो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो हमारा 29वां क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि देखिए बायोलॉजी का आपको याद रखना है कि बायोलॉजी से कोई सा भी एसएससी एग्ज़ाम हो, लगभग लगभग आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आपके आते आते हैं। ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से कंफर्म रहते हैं। सबसे ज़्यादा साइंस में बायोलॉजी ही पूछी जाती है।
तो इसकी हम बात करेंगे, तो इसमें हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एंगियोस्पर्म्स। ठीक है, ऑप्शन है आपके डोमिनेंट फेस इन गैमेटोफाइट्स, वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, स्पोर्स आर हेटेरोस्पोर्स और सीड्स आर कवर्ड। ठीक है, तो देखिए ये आपको याद रखना है, जो आपका एंजियोस्पर्म होता है, क्या होता है एंजियोस्पर्म, ये एक सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है। ठीक है, और इसमें आपको कौन सी चीज़ आती है जो इसमें ट्रू नहीं है वो पूछा गया। देखिए सही नहीं पूछा गया, जो गलत है वो बताना है। तो वो आपका डोमिनेंट फेस इन गैमेटोफाइट्स। तो देखिए ये गैमेटोफाइट्स का डोमिनेंट फेस नहीं होता है, क्योंकि क्या है, ये एंजियोस्पर्म एक सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है देखिए आपका जो 30 क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्रेटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा कोई एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है आपके एनिमल में। देखिए हम भी एनिमल है तो हम बात करेंगे, यूरिक एसिड हुआ, अमोनिया हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ या यूरिया हुआ। तो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, आप बता सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी आपको हल्की फुल्की भी बायोलॉजी आती होगी। देखिए यूरिया आपको पता है वेस्ट होता है, अमोनिया और यूरिक एसिड भी, ये भी वेस्ट होते हैं। लेकिन जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये क्या है, वेस्ट मतलब नहीं है, मतलब ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से नहीं निकलता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आरएनए की बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल्स होते हैं आपके। ठीक है, उसके अंदर आपका आरएनए होता है, पॉलीमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें आरएनए की फुल फॉर्म क्या है ये पूछेगी। देखिए आरएनए हुआ और डब्ल्यूबीसी हुआ, ठीक है, आरबीसी हुआ, इन सब की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। तो आरएनए की अगर हम बात करें तो इसका होता है रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फुल फॉर्म है हमारी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा द कॉमन नेम ऑफ डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरो और डाइफ्लोरोमीथेन की बात करी जा रही है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है दो आपके क्लोरो के आपके जो हो गए क्लोरियम उसका आपका होगा और दो आपके फ्लोरोमीथेन होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो नेम है, कॉमन नेम है, देखिए जैसे आपका वॉशिंग सोडा का एक केमिकल नेम होता है, आपका बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है, ऐसा इनका ये भी एक केमिकल नेम्स कहलाते हैं और इनका एक कॉमन नेम होता है जो हम नॉर्मल अपनी डेली रूटीन में वर्ड यूज़ करते हैं। तो देखिए ये है आपका फ्रियोन। फ्रियोन आपका डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का एक कॉमन नेम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, परफॉर्म टास्क सच एज इंसर्टिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग डाटा अकरेंस। अब ये पूछा गया है ऐसी कौन सी कहें तो परफॉर्मेंस है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम इंसर्टिंग करते हैं, अपडेटिंग करते हैं या डाटा को डिलीट करते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है। तो वो है आपका डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये परफॉर्म करती है कि हम किसी डाटा को अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं या फिर हम कुछ भी उसमें चेंज करते हैं। ये आपको चीज़ याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यह है राजमनामा। ठीक है, देखिए राजमनामा कौन से ग्रंथ या कहें तो कौन से उपनिषद या कौन से वेद का पर्शियन ट्रांसलेशन है। ठीक है, राजमनामा किसको पर्शियन लैंग्वेज में राजमनामा कहा गया है। अब कुछ लोग राजमनामा से सोचेंगे यार रामायण को होगा। ठीक है, बहुत कॉमन है, अगर आपको नहीं पता तो आप रामायण पर टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत है। देखिए याद ये रखिए कि राजमनामा नाम की वजह से उन्होंने रामायणा इसमें ऑप्शन में दिया, लेकिन रामायण को राजमनामा के नाम से नहीं जाना जाता, वो है आपका महाभारत। ठीक है, महाभारत को राजमनामा याद रखा जाता। अब से आप याद रख सकते हैं कि महाभारत में राजाओं की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, राजाओं की टेल्स है, वो बहुत सारे राजा थे जो जिन्होंने महाभारत की लड़ाई लड़ी थी, तो इसलिए उसका नाम राजमनामा कहा गया है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि महाभारत को राजमनामा कहा गया है। 35 की हम बात करते हैं। देखिए ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एक डिमांड कर्व है, ठीक है, हाउसिंग क्लीनिंग सर्विस के लिए, जिसमें डी है आपका, ठीक है, डिमांड का है 45,000 माइनस 21p और सप्लाई कर्व है आपका S इक्वल टू 15,000, ठीक है, प्लस 9p। अब इसमें पूछा कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है। देखिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपको मैं बता दूं, डिमांड और आपका सप्लाई कर्व होता है, ठीक है, और दोनों को इक्वल रखने के बाद ही आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल के आती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, आपको QS इक्वल टू QD रखना है। ठीक है, कैसे रखेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। आपको क्या रखना है कि देखिए 45,000, ठीक है, माइनस 21p, इसको इक्वल रख देना है किसके, 15,000 प्लस 9p के। जब आप इसको इक्वल रख देंगे दोनों को एक दूसरे के, मतलब इसको और इसको इक्वल रख देंगे, तो आपकी एक p की वैल्यू निकल कर आएगी जो आएगी आपकी 1000। ठीक है,
ये आप निकाल के देखेंगे आपकी आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बस आपको क्या करना है कि पी की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देना और इसमें पुट कर देना है। अगर दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है, तो मतलब आपका आंसर सही है। आप इसमें पुट करेंगे पी की वैल्यू को तो आपका आंसर आएगा 24,000। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी आपका क्या है 24,000। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि बस इक्विवेलेंट क्वांटिटी का पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि दोनों में आपको वैल्यू पुट कर देनी है, बस मतलब दोनों की इक्वेशन बना देनी है सेम। मतलब आपको क्या करना है कि एस इक्वल टू डी कर देना है। ठीक है, ये याद रखना, एस इक्वल टू डी कर देना, मतलब जो सप्लाई और डिमांड है वो आपको इक्वल कर देनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इक्विवेलेंट सब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए गुड्स हुज डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू प्राइस। अब इसमें पूछा गया कि अगर कोई आपके गुड्स हैं उसकी जो डिमांड होती है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है प्राइस के, तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं वेबलन गुड्स। ठीक है, क्या कहते हैं, वेबलन गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो सिमलीपल टाइगर रिजर्व। देखिए जो सिमलीपल टाइगर रिजर्व है वो आपका कहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पड़ता है। तो देखिए टाइगर रिजर्व्स हुए या बर्ड सेंचुरीज हुई या नेशनल पार्क हुए, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एक दो पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये कहाँ पर है हमारा, ये हमारा उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस और गैस विच कैन बी डेप्लेट द ओजोन लेयर। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है और जो एक कहें तो वजह है ओजोन लेयर के डिप्लीट होने की। N2O, ASH3, N2 या फिर CH12। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है आपका N2O। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि N2O हुआ या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ या आपका कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सब आपकी वजह होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ठीक है, दूसरा है कि मनोहर पारिकर इज इंडिया। देखिए इसमें डिफेंस मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है कि डिफेंस मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे देखिए फाइनेंस मिनिस्टर, देखिए आपको याद रखना। अब यहाँ पर क्या आ गया कि ठीक है यार पिछले साल का क्वेश्चन है, पर अब हमें क्या याद रखना है कि इस बार के हमारे रेलवे के मिनिस्टर कौन है। ठीक है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है, हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर कौन है। ये कुछ नाम बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। आपका रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है, एजुकेशनल हो गया, फाइनेंस हो गया। ये चार तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है RDEF। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो वो आपकी हेल्सिंकी। ठीक है, हेल्सिंकी आपकी राजधानी है फिनलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर मूलामुथा। देखिए जो मूलामुथा है आपकी रिवर है उसके किनारे पे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो वो है आपका पुणे। ठीक है, ऑप्शन डी है आपका। अब अजात शत्रु की बात कर रहे हैं। देखिए मेडिवल हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आ गया कि अजात शत्रु किसके बेटे थे, तो अजात शत्रु बेटे थे आपके बिंबिसार। देखिए बिंदुसार और बिंबिसार दोनों अलग हैं। बिंदुसार आपके मौर्य में थे, देखिए वो आपको याद रखना है। ठीक है, अशोका के पिता थे, और बिंबिसार अलग हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात आ रही है छत्रपति संभाजी। देखिए छत्रपति संभाजी आप नाम से आपको याद आ गया कि मराठा की बात हो रही है। संभाजी महाराष्ट्र में ज़्यादा होते हैं। तो मराठा कौन सी थी डायनेस्टी थी, मराठा डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी में कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, ये सब आपको याद रखना। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन ये है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हुए, फिर उसके बाद आपके बिंदुसार हुए, फिर आपके अशोका सबसे इंपॉर्टेंट है। और खासकर अशोका के जो इंक्रिप्शन हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, तो वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद है देखिए हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी, तो वो थे हमारे डगलस एंगलबर्ट। ठीक है, डगलस एंगलबर्ट ने हमारे माउस की खोज की थी। चूहे वाले माउस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, ये हमारी बात हो रही है कंप्यूटर के माउस की। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कहा गया है कि कोई भी स्टेट है जब इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है, एक इंटरनल एनर्जी है जो फंक्शन ऑफ स्टेट है, वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट सप्लाइड। मतलब उनका सीधा कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर हम किसी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगी, वो होगी हीट सप्लाइड। ठीक है, और वर्क डन के बराबर। मतलब जो हीट सप्लाई हो रही है सिस्टम में और जो वर्क डन हो रहा है उसको इक्वल होगी अगर हम उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, मतलब कौन सा हमारा लॉ है, ये हमारा लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, लॉ ऑफ हुक्स लॉ है, या फिर कूलम्स लॉ, या फिर फ्राइडे लॉ है। ये पूछा गया आपसे इसमें। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, तो देखिए आपको जो ये लॉ होते हैं ना, हुक्स लॉ हुआ आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हुक्स लॉ, कूलम्स लॉ, फैराडे लॉ, ठीक है, या न्यूटन्स के सारे लॉ हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। इक्वेशन आ जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, जैसे पहले ही का आया था और अब देख दोबारा आ रहा है।
तो इसमें क्या आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये चीज़ कहती है कि अगर हमने किसी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर दिया तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें हमने कितनी हीट अप्लाई कर दी, सप्लाई कर दी, और कितना वो वर्क डन कर रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका इंटरनल एनर्जी के बराबर रहेगा। ठीक है, अब देखिए 46 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 46 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की क्या डायरेक्शन होती है। तो देखिए कभी भी आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई फोर्स किया, आपको याद रखना कि फोर्स अगर आपने ऐसे अप्लाई किया तो टॉर्क की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखिए आर्टिकल 27 की बात आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो आपको याद रखना है। ठीक है, आपके 12 से 35, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो अगर कुछ भी पूछा जाएगी, देखिए आर्टिकल 27 हो गया, तो अब ये पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 27 आपका किस में डील करता है, तो फंडामेंटल राइट्स में डील करता है। क्यों, क्योंकि 12 से 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स ही होते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे भाग क्या देखिए आपका आ गया कि आर्टिकल 31C, ये किस में डील करता है, इसका काम क्या है, इसका होता है कि कैसे हम अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल से अपने जो लॉ हैं उनको बचा सकते हैं। तो वो हमारा किसके अंदर आता है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, ये भी उसी के अंदर आता है। 49th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 49th क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट स्कोर्ड डबल सेंचुरी इन ओडीआई। देखिए वीरेंद्र सहवाग ने मारी है, सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहली डबल सेंचुरी मारी थी, रोहित शर्मा तो आपको पता है 3-4 बार मार चुके हैं, और ब्रायन लारा ने 400 मारे थे टेस्ट में। ठीक है, लेकिन उन्होंने डबल सेंचुरी कभी नहीं मारी, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन क्या आपका, ब्रायन लारा। ऑथर ऑफ जया पूछा है, ठीक है, जया के जो ऑथर हैं वो कौन है। ऑप्शन है आपके सुदीप नगरकर, देवदत्त पटनायक, ठीक है, आर के नारायण, और आपके अरविंद अडेका। अब इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन है आपका जो राइट आंसर है वो है देवदत्त पटनायक। ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो पूरे 25 क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। आई होप कि आपको पसंद आएंगे यार। अगर पसंद आए हैं और आपके लिए हेल्पफुल लगा था, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यार कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए यार, लाइक करना मत भूलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट हमारे वीडियो में, जो हमारा होगा शिफ्ट 2 का सेट 2। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।